सो हेलो बच्चों, माय नेम इज आर्यन शर्मा और आज हम पढ़ेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसको हम लोग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये टॉपिक इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कैसे इंडियन जो टेरिटरी थी वो 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल करती थी हमारी, लेकिन कैसे ये टेरिटरी ब्रिटिश एम्पायर के पास गई वो हम इसमें जानेंगे। ये रिवोल्ट क्यों हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे और ये रिवोल्ट इंडिया के लिए क्या प्रॉफिटेबल था या नहीं था, ये भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे हमारे इस टॉपिक के। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे पास व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टॉपिक। सो वी कैन अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ 1857, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन। व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस स्लाइड और इन दिस टॉपिक इज कि हम लोग कैसे मल्टीपल कॉजेस पढ़ेंगे, पॉलिटिकल कॉज कैसे रहा, सोशल कॉज कैसे रहा और मिलिट्री कॉज क्या रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट एक इमीडिएट कॉज क्या रहा। नेक्स्ट डिस्क्राइब। वी विल नो एंड आई विल डिस्क्राइब द की इवेंट्स कि कौन कौन से की इवेंट्स रहे इस रिवोल्ट में जिसने इस रिवोल्ट को उस लेवल का बनाया कि ब्रिटिश एम्पायर ने पूरा इंडिया अपने हैंड ओवर ले लिया एक ईस्ट इंडिया कंपनी से। देन एनालाइज, हम एनालाइज करेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे इस रिवोल्ट के। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसमें है इंट्रोडक्शन। हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में। पहला है द 1857 रिवोल्ट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहने के बहुत सारे रीजन हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब होता है कि एक पूरी कंट्री जो एक कॉलोनाइजर्स की पॉलिसीज से घिरी हुई है उसको आजाद कराना। तो कुछ ऐसा ही हम देखते हैं 1857 के रिवोल्ट में भी कि कैसे पूरी कंट्री एकजुट होकर एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट होती है और फाइट करती है उनके अगेंस्ट, उनको डिथ्रोन करने के लिए या फिर उनको अपनी कंट्री से भगाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इट वाज अ लार्ज स्केल अपराइजिंग। ये एक बहुत बड़ी स्केल की अपराइजिंग थे। इसमें नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे प्रिंसली स्टेट लाइक दिल्ली हो गया, अवध हो गया, बंगाल के कुछ रीजन्स हो गए, बिहार हो गया, पंजाब, राजस्थान, सबने मिलके, सबके प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं ने मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट है द सेपॉय म्यूटनी। इसको हम लोग सेपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 भी कहते हैं। ये मेरठ में स्टार्ट होती है ऑन 10th of May 1857। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 10th of May 1857। हिस्ट्री में बेटा डेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विदाउट डेट हिस्ट्री इज नथिंग। ओके, डेट एंड लोकेशन। अगर कोई की इवेंट हो रहा है तो उसमें हमें डेट और लोकेशन का याद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इनके मेजर सेंटर्स कौन कौन से रहे। तो पहला मेजर सेंटर रहा दिल्ली, देन कानपुर, देन लखनऊ, झांसी, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया। बिहार में अगर हम एक स्टेट की बात करें तो वो है, एक जिला है आरा। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। आरा, आरा में मेजरली ये 1857 का रिवोल्ट फैलता है। बिहार के और भी स्टेट, बिहार के और भी जिलों में था, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल एरिया था वो हमारा आरा था। नेक्स्ट द रिवोल्ट शूक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ब्रिटिश रूल या फिर जिसको हम कह सकते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल बिफोर 1857 था वो बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि वो बंगाल में बहुत स्ट्रांग थे। पहले उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, देन बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद से जो बंगाल का एरिया था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बिहार उस समय बंगाल के अंदर ही था। उनके दीवानी राइट्स उनके पास आ जाते हैं। एंड दीवानी राइट्स क्या होते हैं बेटा? दीवानी राइट्स जैसे टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन मतलब पैसा, पैसा है आपके पास तो आप इन सारे एरियाज को बहुत ही इजीली रूल कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, though ultimately suppressed, it marked a turning point in Indian history. It was suppressed. The 1857 revolt was suppressed, but 1857 का रिवोल्ट एक ऐसा स्कार है ब्रिटिश अथॉरिटी पे। इंडिया में जितनी भी साल ब्रिटिश अथॉरिटी रही, इतना बड़ा स्कार है 1857 का रिवोल्ट की आगे चल के जब ये हैंडओवर हुआ ब्रिटिश एम्पायर को, तो ब्रिटिश एम्पायर भी कुछ ऐसी पॉलिसीज लाने पे मजबूर हो गए कि वो फिर से 1857 जैसा रिवोल्ट ना हो इंडिया में। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट द फर्स्ट रिवोल्ट।
ये फर्स्ट रिवोल्ट नहीं था, इससे पहले भी रिवोल्ट होते रहे हैं इंडिया में, बट एक लार्ज स्केल रिवोल्ट ये पहला था। इनसे पहले कौन कौन से रिवोल्ट हुए इंडिया में? फर्स्ट सन्यासी फकीर रेबेलियन, वेल्लोर म्यूटिनी, ये सब एक ट्राइबल अपराइजिंग थी। सन्यासी और जो फकीर रिवोल्ट था हमारा, ये अपने संथाल के जो एरिया, छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, वहां पे स्टार्ट होता है। वहां के जो सन्यासी थे, जो फकीर थे, उनको पिलग्रिम साइट्स पे नहीं जाने दिया जाता था, उनसे टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट, 1857 revolt was a wider in scale and impact. It was a wider in scale. पूरा नॉर्दर्न इंडिया का बेल्ट कवर करता है ये रिवोल्ट। और इम्पैक्ट, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि इतना इसका इम्पैक्ट था कि जब अथॉरिटी ब्रिटिश एम्पायर के पास गई तो वो भी एक ऐसी पॉलिसीज पे वर्क करना, काम करना शुरू करने लगे कि जिनसे इंडियन सेंटिमेंट्स, कोर इंडियन सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। नेक्स्ट स्लाइड, ओवरव्यू ऑफ द कॉजेज। अब हम ये समझेंगे कि कौन कौन से कॉजेज रहे कि 1857 का रिवोल्ट हुआ। फर्स्ट है हमारा, यहां पे ओवरव्यू है, फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या था? एनेक्सेशन एंड डिसरिस्पेक्ट टू इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स के लिए डिसरिस्पेक्ट और जो उनकी रूलिंग स्टेट्स थे उनको एनेक्स किया जा रहा था। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे एनेक्स किया जा रहा था, कौन कौन सी पॉलिसीज थी जिनके थ्रू उनको एनेक्स किया जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड रिलीजियस कॉज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। इंडिया में सोशल एंड रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत हाई हैं, बहुत पहले से हाई रहे हैं। अगर कोई भी फॉरेनर, यहां पे एक थ्योरी है कि अगर एक फॉरेनर इंडियन सेंटिमेंट्स को, इंडियन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है तो वो ज्यादा आपको खराब लगता है, बशर्ते वो एक इंडियन करे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉज। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो भी पूरा बंगाल वाला बेल्ट था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये मोस्ट फर्टाइल एरिया है इंडिया के, अभी भी फर्टाइल एरिया है। यहाँ के दीवानी राइट्स उनके पास आ गए, तो मेजर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो अब किनके लिए फेवरेबल हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फेवरेबल हो गई। इंडिया का इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू हुआ बिकॉज वो जो प्रॉफिट था वो ब्रिटेन जा रहा था, इंडिया में नहीं रुक रहा था। नेक्स्ट, मिलिट्री कॉज। जो भी वहां के सेपॉइज थे, सेपॉइज बेटा उन मिलिट्री ऑफिसर्स को कहा जाता है, सेपॉइज आर नोन एज द मिलिट्री ऑफिसर्स। ठीक है, उनकी कंडीशन बहुत खराब थी, लो पेड मिलता था उनको। ब्रिटिश, एक अगर ब्रिटिश सोल्जर है और एक अगर एक इंडियन सोल्जर है तो दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो अगर वो दोनों सिमिलर पोस्ट पे हैं फिर भी जो इंडियन सोल्जर का वेज होगा वो बहुत कम होगा बशर्ते ब्रिटिश सोल्जर के। नेक्स्ट, इमीडिएट कॉज। कोई भी एक रिवोल्ट या कोई भी एक हिस्टोरिकल इवेंट बिना किसी इमीडिएट कॉज के पूरा नहीं हो सकता है। ये ऊपर के जितने भी हमारे पॉइंट हैं ये एक साथ नहीं डेवलप होते हैं, ये टाइम लेते हैं डेवलप होने में, बट एक इमीडिएट कॉज, एक स्पार्क होता है जिसकी वजह से आग फैलती है। लाइक अगर आप एक माचिस जलाते हो तो वो माचिस अपने आप नहीं फैल जाती, आपको उसको जलाना पड़ता है, जब वो जलाओगे वो एक इमीडिएट कॉज है आग लगने का। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट द पॉलिटिकल कॉजेस। अब पॉलिटिकल कॉजेस कौन कौन से हैं हमारे? फर्स्ट, द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। जब ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ बक्सर जीती उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। शाह आलम द सेकेंड, द मुगल एम्परर, एंड जो ब्रिटिश के नवाब थे, या फिर सॉरी जो अवध के नवाब थे उनके अगेंस्ट, उनके साथ, तो शाह आलम द सेकेंड से ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, वो दीवानी राइट्स मांग लेते हैं। दीवानी राइट्स आ गए, उनके पास पैसा आ गया, पैसा आया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? एनेक्स करना चालू किया थ्रू मिलिट्री और थ्रू हेल्प और थ्रू देयर पॉलिसीज। इसी में एक ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स लेके आते हैं हमारे लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स ये डायरेक्ट एनेक्सेशन करता है। कैसे, क्या इसके अंदर के प्रोविजंस थे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये था कि अगर एक राजा के पास नेचुरल हायर नहीं है, मतलब उसका नेचुरल बॉर्न बेटा नहीं है नहीं है उनके पास, तो वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स? उस राजा के अडॉप्टेड सन को, या फिर अगर कोई और भी उनकी गद्दी में बैठता था तो उसको डिस्क्वालीफाई करके उनकी जो टेरिटरी थी उनको एनेक्स कर लेते थे, है ना।
इसमें पहला जो एनेक्सेशन होता है वो तो सतारा का होता है, बट जहां मेजर रिवोल्ट फैलता है इस एनेक्सेशन को लेके या इस पॉलिसी को लेके वो था हमारा झांसी। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, इनका जो अडॉप्टेड सन था, इनका कोई नेचुरल हायर नहीं था, इनका कोई नेचुरल बेटा नहीं था, इन्होंने एक सन अडॉप्ट किया था, उसको ब्रिटिशर्स एज अ लेजिटिमेट रूलर अपॉइंट नहीं होने देना चाहते थे, तो उन्होंने उनको मना कर दिया। यहां पे एक रिवोल्ट स्पार्क आता है यहां पे। नेक्स्ट जो था सातारा, नागपुर एंड झांसी वर एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर सातारा, झांसी, नागपुर जैसे स्टेट जो हैं वो अनेक्स कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो और भी एरियाज जैसे जयतीपुर, संबलपुर एंड उदयपुर वर आल्सो अनेक्स्ड अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट जो इमीडिएट कॉज कह सकते हो आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से जो रिवोल्ट होता है वो होता है एनेक्सेशन ऑफ अवध। एनेक्सेशन ऑफ अवध आप कह सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर भी आता है और नहीं भी आता है। अवध का जो एनेक्सेशन था वो मिस गवर्नेंस की वजह से होता है। जो यहाँ के उस समय के करंट नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको उनके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो अपनी एरिया को, अपने अवध को, अपने रीजन को अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। एरिया में बहुत ही इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना, राइट डिस्पैरिटी फैल रही है, बहुत ज्यादा चीजें ओवर कंट्रोल हो रही हैं नवाब के जुरिस्डिक्शन से। तो वो क्या करते हैं, अवध को इस बेसिस पे अनेक्स कर लेते हैं इन 1856। मैल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज विच ग्रोज स्लोली बट हार्म्स द ब्रिटिशर्स मोस्ट स्ट्रांगली। फर्स्ट, 1850s में हिंदू लॉ को चेंज किया जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके। नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स विडो रीमैरिज एक्ट लेके आते हैं। विडो रीमैरिज एक्ट लेके आते हैं, प्रैक्टिस ऑफ सती अबॉलिश होती है, इनफेंटिसाइड्स किलिंग अबॉलिश होती है ना, ये लेजिस्लेशन लीगलाइजिंग द विडो रीमैरिज एक्ट। अब धीरे धीरे जब ये चीजें होने लगी तो यहाँ के लोगों को ये लगने लगा कि ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये कैसे हमारे प्रिटेक्स्ट है, हमारा जो प्रिटेक्स्ट बहुत सालों से चलता आ रहा है उसमें कैसे ये इंटरवीन कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से भी एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी फैलती है विद इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू और मुस्लिम। वी कैन नॉट से कि सिर्फ वो हिंदुओं में ही चीजों को ऑल्टर कर रहे थे, नहीं, वो मुस्लिम्स में भी ऑल्टर कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है अगर आपके सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल पैराफेस को कोई छेड़ेगा या फिर उसमें कुछ भी चीजों को ऑल्टर करने की कोशिश करेगा, आप नाराज होगे। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में आप सिर्फ मोटा मोटा आप ये जान लो कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर या फिर उससे पहले फारूक शियार का फरमान मिलता है 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो फरमान क्या था, वो फरमान ये था कि आप ऑल ओवर इंडिया फ्री ट्रेड कर सकते हो एंड आप दस्तक रिलीज कर सकते हो, यू कैन रिलीज दस्तक। नाउ व्हाट इज दस्तक? दस्तक इज टाइप ऑफ अ ट्रेड पास, है ना। जैसे अगर मैं चाहूं कि मुझे लखनऊ से या फिर मैं कानपुर से मुझे बैंगलोर ट्रेड करना है, तो मुझे आज के टाइम पे कुछ प्रॉपर पेपर वर्क्स लगेंगे, है ना, बहुत सी चीजें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होंगी वो लगेंगी। तो पहले के टाइम पे क्या था, दस्तक होते थे। दस्तक आपने पकड़ा दिया, जैसे टोल टैक्स, लाइक टोल मनी है मेरे पास, मुझे यहां से कहीं जाना है तो मुझे टोल देना होगा, है ना। मुझे यहां से कहीं ट्रेड करना है तो मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर पेपर लेना होगा, मुझे क्लियरेंस लेनी होगी। तो वो दस्तक क्या था, वो क्लियरेंस था। जिसके पास दस्तक होता था वो समझ लीजिए वो उसका रूट क्लियर है, वो आ जा सकता है। तो ब्रिटिशर्स के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दस्तक रिलीज करने के राइट्स आ जाते हैं आफ्टर द 1717 फरमान ऑफ फारूक शियार। एंड ये उसका मिसयूज करते हैं। कैसे मिसयूज करते हैं? दस्तक जो था वो कंपनी के ट्रेडिंग चीजों के लिए था, बट जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं वो पर्सनल ट्रेड के लिए भी उसको यूज करते हैं, ठीक है। एंड जब हमारा
बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है तो इकोनॉमिक राइट हमारे पास है। जो वहां का नवाब था वो बस एक ट्यूटेलर नवाब बन के रह जाता है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो ब्रिटिश अथॉरिटी के पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। भले वहां पे डुअल गवर्नेंस का सिस्टम था कि दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स के पास होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नवाब के पास होंगे, बट नवाब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को करेगा कैसे? विदाउट द मनी। एंड मनी कौन रिलीज करेगा? वो रिलीज करने वाले थे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी। सो आप कह सकते हो कि नवाब जो था बस एक टिटुलर नवाब था। सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। आफ्टर दैट जब आपके पास इकोनॉमिक पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, तो आप क्या करोगे? आप उन चीजों का मिसयूज करने लगोगे, है ना। आपने इंडियन जो ट्रेड होता था उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए। कॉटन ट्रेड इंडिया का बहुत ज्यादा होता था, टेक्सटाइल ट्रेड इंडिया का बहुत ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में होता था। आपने वहां पे टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिए, आपने टैक्स इंपोर्ट ड्यूटीज लगाना शुरू कर दी। और ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिश ट्रेड इंडिया में हो रहा है, जो सामान यहाँ से वहां से आ रहा है इंडिया में, आप वो ट्रेड फ्री, इंपोर्ट फ्री कर देते हो। तो जाहिर सी बात है जो भी इंडियन हमारे पास इंडियन ट्रेडर्स होंगे वो तो लॉस में जाएंगे। वो लॉस में जाएंगे भाई, उनके पास तो पैसा आ ही नहीं रहा है, उनको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है अपना सामान बाहर भेजने के लिए। जाहिर सी बात है वो लॉस में रहेंगे। नेक्स्ट, जो ब्रिटिश इंपोर्टर्स हैं यहाँ पे, जो ब्रिटिश सामान यहाँ आ रहा है, यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, सस्ते दामों में रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था, ब्रिटेन की कंपनीज में, ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता था, मैन्युफैक्चर्ड गुड इंडिया आता था और वो महंगे दामों में बिकता था। तो जाहिर सी बात है यहाँ से पैसा जो है वो कम हो रहा है, वहां पैसा बढ़ रहा है। यहाँ से हम 5 रुपए में कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे, और वहां का जो सामान यहाँ आ रहा है 5 रुपए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं 10 रुपए, 15 रुपए का हो गया। नेक्स्ट, वो जब सामान वहां से फिनिश गुड बन के इंडिया आ रहा है तो वही सामान 15 रुपए से बढ़ के 50 रुपए का है, एंड वो बेच ब्रिटिशर्स रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के पास ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो इसी से इंडिया में क्या होता है, एक इकोनॉमिक ड्रेन होना शुरू होता है। ब्रिटिश पॉलिसीज डिस्करेज इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड प्रमोटेड ब्रिटिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट था, यहाँ से जो हाथ से बनी हुई चीजें थी, वो कम लोग पसंद करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हाथ से बनी हुई चीज बनने में समय लेती है। फिनिश्ड गुड, रेडीमेड सामान बहुत ज्यादा जल्दी बन जाता है। आज के टाइम पे भी अगर किसी को कहा जाए कि आप कपड़ा ले आओ और उसको बनवाओ, तो वो कम प्रेफर करेगा इंसान, उसकी जगह वो रेडीमेड जाके ले आएगा। पैसा कम लगेगा, एक तो भाई यहाँ बनवाने का पैसा, कपड़ा अलग से खरीदने का पैसा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रही है, लेकिन रेडीमेड में एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है ना। नेक्स्ट, और हैवी टैक्सेशन, जैसा हमने बताया। नेक्स्ट, zamindars, the traditional land aristocracy, often saw their land rights fortified and frequently use of quo warranto by the administration। ब्रिटिशर्स एक रूल लेके आते हैं, ब्रिटिशर्स एक सेटलमेंट प्लान लेके आते हैं 1793 में, जिसको हम कहते हैं द परमानेंट सेटलमेंट। ये बंगाल, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ मद्रास में लागू होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने एक लैंड एरिया लिया, उसकी जो टैक्स है, उसका जो टैक्सेशन है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए या 1 साल के लिए भी परमानेंट कर दिया कि आपको 10 साल तक इतना पैसा हमें या फिर इतना गुड्स हमें सप्लाई करना है एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। एंड वो टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? जमींदार के पास। वो टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी जमींदार के पास है। एंड जमींदार क्या करता था भाई, जमींदार को ये कहा जाता था कि जितना भी आप टोटल टैक्स कलेक्ट करोगे उसका 1/10 या 1/11 अपने पास रख के ब्रिटिश अथॉरिटी को आप दे दोगे। बट इसमें एक कैच था, वो लोग लेके आते हैं एक सनसेट लॉ। सनसेट लॉ, नाउ व्हाट इज अ सनसेट लॉ? सनसेट लॉ ये है कि अगर मान लो एक ए जमींदार है, उसको कहा गया कि आपको पूरे महीने का टैक्स कलेक्ट करके 30 तारीख से पहले पहले, 30 तारीख की शाम होने से पहले पहले लेके आना है। अगर वो जमींदार 30 तारीख की शाम होने से पहले पहले वो पूरा टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश अथॉरिटी को नहीं देता है, तो उस जमींदार के राइट्स जो थे, उस जमींदार के राइट्स जो होते थे बेटा, वो सीज कर लिए जाते थे। जो भी उसको एरिया मिलता था कि इस एरिया से आपको टैक्स कलेक्ट करना है, उसको सीज कर लिया जाता था, जमींदार को वहां से हटा दिया जाता था, एंड एक नया जमींदार अपॉइंट किया जाता था उसकी जगह थ्रू ऑक्शन, कि कौन कितना ज्यादा पैसा लाके हमें देगा।
In Awadh, the storm center of revolt, 21,000 talukdar had their estate confiscated and suddenly found themselves without a source of income, unable to work, ashamed to beg, condemning to penury. The ruin of Indian industry increased pressure on agriculture and land, which could not support all the people. अब पहले क्या होता था, इंडिया में राजा का पेट्रोनेज मिलता था लोगों को। भाई कोई आदमी गा रहा है अच्छा, कोई अच्छा हैंडीक्राफ्ट वाला है या कोई अच्छा पेंटर है, तो वो रॉयल कोर्ट्स में जाता था और वहां पे उसको रॉयल पेट्रोनेज मिलता था, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, राजा के कोर्ट में वो होता था, वहां पे उनको म्यूजिक सुनाता था, उनकी पेंटिंग बनाता था, वो सब करता था। बट जब से ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया कुछ कुछ एरियाज के इंडिया को, भाई वहां के नवाब तो अब नवाब ले लो, वहां के जो प्रिंस हैं या राजा हैं वो एक टिटुलर फॉर्म में रह गए, तो क्या उनके पास पैसा तो है नहीं, तो वो इन आर्टिस्ट को एंड अलग अलग जो भी हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको भाई पेट्रोनेज तो दे नहीं सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होंगे और हैवी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी एग्रीकल्चर पे। हैवी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे पड़ेगी तो जाहिर सी बात है लैंड पे भी डिपेंडेंसी बढ़ेगी लोगों की, लैंड पे प्रेशर ज्यादा बनेगा। जाहिर सी बात है अब 100 लोग पहले एक जगह पे एक एरिया में काम करते थे तो वो अपने हिसाब से फसल उगा पाते थे, लेकिन अब वहीं पे 1000 लोग आ गए हैं, तो क्या उनको लैंड मिलेगी या फिर वो जो लैंड है वो उतनी केपेबल हो पाएगी कुछ सालों बाद उन लोगों के आने के, कि वो जितना अनाज पहले उगाती थी उतना ही अब उगा पाए? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हमारा है मिलिट्री कॉज। द मिलिट्री कॉज इज द मेन कॉज, और इसको हम एक इमीडिएट कॉज के अंदर भी देखेंगे। द रिवोल्ट वॉज बिगेन ऑन 1857 as a sepoy mutiny. Indian sepoys formed more than 87% of the British troop at that time. अगर इंडिया में टोटल 100% ट्रूप्स हैं तो उनमें से 87% जो ट्रूप्स हैं हमारे वो इंडियन हैं, बाकी बचे हुए 13%, 13% हमारे ब्रिटिश ट्रूप्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स हैं। नेक्स्ट, एन इंडियन सेपॉय वाज पेड लेस देन अ यूरोपियन सेपॉय फॉर अ सेम रैंक। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर दो सोल्जर्स हैं ए और बी, ए ब्रिटिश सोल्जर है, बी इंडियन सोल्जर है और वो सेम रैंक पे हैं, फिर भी ब्रिटिश सोल्जर को इंडियन सोल्जर से ज्यादा पे किया जाएगा। नेक्स्ट, एंड more immediate cause of the sepoy was the dissatisfaction was the order that they could not be given the foreign service allowances भत्ता when serving in सिंध और इन पंजाब। अब इंडियन सोल्जर्स क्या था, इंडिया उस समय बहुत एक वास्ट टेरिटरी था, ब्रिटिश इंडिया बहुत एक वास्ट टेरिटरी था। जो इंडियन सोल्जर्स इंडिया मेन लैंड, आज का जो मेन लैंड है इंडिया, वहां से हायर किए जाते थे, उनको सिंध, पंजाब और भी बाहर के एरिया जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज है वहां भेजा जाता था, बट उनको अलाउंसेस नहीं दिए जाते थे, भत्ता जिन्हें कहते हैं हम। जाहिर सी बात है अलाउंस नहीं मिलेगा तो इकोनॉमी उनकी डिसबैलेंस्ड होगी, पैसा है नहीं, आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो बट आपको उस एक्स्ट्रा वर्क का पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या आप वर्क करोगे? वर्क नहीं करोगे, आप उल्टा नाराज हो जाओगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट, द एनेक्सेशन ऑफ अवध, होम ऑफ मेनी सेपॉयज, फर्दर इन्फ्लेम्ड देयर फीलिंग्स। अवध, अवध का जो रीजन था बेटा वो बहुत ज्यादा बड़ा रीजन था, आज का जो लखनऊ है सिर्फ वो अवध नहीं था, फैजाबाद, सम पार्ट ऑफ कानपुर एंड सम पार्ट ऑफ उन्नाव एंड द वेस्टर्न यूपी पार्ट, फैजाबाद के आगे का पार्ट, वो पूरा अवध बनाता था, और जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सेपॉयज थे वो अवध से आते थे, एंड वो जो अपना नवाब है उसको एक बहुत ही प्रॉस्परस नजरों से देखते थे, बहुत एक प्रेस्टिजियस नजरों से देखते थे। एंड ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उसी नवाब को मिस एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा के हटाया था उन्होंने, इससे बहुत सारे सेपॉयज नाराज हो जाते हैं। नेक्स्ट, दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन द एरिया फार अवे फ्रॉम देयर होम, जैसे हमने बताया कि अलाउंसेस नहीं मिलते तो और उन्हें अपने घर से बहुत दूर दूर जाके काम करना पड़ता था। In 1856, Lord Canning issues the Journal Service Enlistment Act, which required that the sepoy must be ready to serve in every British land across the sea. Across the sea, मतलब इंडिया से बाहर जितने भी ब्रिटिश एक्वायर्ड टेरिटरी हैं वहां पे भी उन इंडियन सोल्जर्स जो इंडिया से हायर हुए हैं उनको जाना होगा अपनी सर्विस देने के लिए। एंड ये भी हमारा जो ये इनका 1856 का लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ दैट टाइम, जर्नल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आता है, इसमें ये कहते हैं कि आपको समंदर पार करना होगा। अब उस समय
हिंदू कल्चर में एक वो मान्यता थी कि अगर आपने समंदर पार किया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। क्यों धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? इसके पीछे का रीजन है कि आप शिप से बाहर जाओगे, भाई फ्लाइट तो उस समय थी नहीं, आप शिप से बाहर जाओगे, शिप पे आप फ्रेश खाना पका के तो खा नहीं पाओगे, तो आपको क्या खाना पड़ेगा? आपको मीट कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि मीट को स्टोर करना, उसको यूटिलाइज करना बहुत ईजी है, तो आपको मीट कंज्यूम करना पड़ेगा, एंड मीट कंज्यूमिंग इन हिंदुइज्म इज नोन एज अ सिन। तो इसलिए एक सोशल रिलीजियस कॉज भी इसको हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द इमीडिएट कॉज, द मोस्ट नोन कॉज, द Enfield rifle case. In 1857, when the revolt was broke out, the sepoys of Barakpur, बंगाल में एक जगह है, somewhere between the Murshidabad, which was the capital of बंगाल स्टेट ऑफ दैट टाइम, एंड मेनलैंड कोलकाता के बीच में एक जगह है बैरकपुर। वहां के जो सेपॉइज होते हैं वो मना कर देते हैं नई इनफील्ड राइफल को यूज करने के लिए। क्यों यूज करने के लिए मना कर देते हैं? तो ऐसा मानना था कि उसका जो कार्टिलेज था, जो पहले क्या होता था, जैसे आज के टाइम पे शॉटगन्स होती हैं, शॉटगन में आप अलग से एमओ डालते हो, फिर उसको लोड करते हो, देन चलाते हो। उस समय भी शॉटगन्स थी, तो आप जो उसका एमओ होता है उसको पहले उसके ऊपर एक रैपर लगा होता है, उसको छील के अपने मुंह से या जैसे भी छील के उसको गन में लोड करना होता है, देन फायर करना होता है। एंड उसका जो कार्टिलेज था, एमओ का जो ऊपर वाला जिसको कार्टिलेज कहते हैं, वो माना जाता था कि सुअर, पिग की फैट से बना है, सुअर की चर्बी से बना है। तो सुअर इस्लाम में भी बैन है एंड हिंदुइज्म में भी बैन है। तो बहुत से जो मेजॉरिटी सेपॉइज थे, मेजॉरिटी ऑफ द सेपॉइज वो मना कर देते हैं इसको यूज करने से। और सबसे बड़ा जो नाम आता है इसमें वो आता है हमारा मंगल पांडे का, जिन्होंने इस चीज को रेफ्यूज किया एंड अपने एक साथी ब्रिटिश ऑफिसर को मार भी दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से उनको ही वॉज हैंग्ड टिल डेथ। एंड ये पूरा इंसिडेंस स्पार्क करता है सेपॉय म्यूटिनी को। इट वॉज अ बैकग्राउंड, कि ये एक बैकग्राउंड है मंगल पांडे का, जो पूरा केस होता है, सिनेरियो होता है, ये एक बैकग्राउंड है जो मेरठ की सेपॉय म्यूटिनी को इनिशिएट करता है। क्यों? मेरठ वाले ये देखते हैं कि भाई अगर वो भी तो एक इंडियन सोल्जर हैं, उनके साथ वो ऐसा बिहेव कर सकते हैं, तो वी आर ऑल्सो एन इंडियन सोल्जर, हम कोई अलग नहीं है उनसे, वो हमारे साथ भी उसी हिसाब का बिहेव करेंगे। वो लोग क्या करते हैं, जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं, हाई रैंक ऑफिसर, उनके पूरे कैंटोनमेंट में, मेरठ के कैंटोनमेंट में उनको मारना शुरू करते हैं, उनको मारते हैं। एंड रात में वो मार्च करते हैं दिल्ली की तरफ, वो दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली को सीज करते हैं, एंड वो बहादुर शाह जफर से मिलते हैं, और वो उनको अपना एज अ लीडर इलेक्ट करते हैं कि आप हमारे लीडर हैं, एंड वी आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि मेजर लीडर कौन कौन से थे एंड मेजर सेंटर कौन कौन से थे। तो दिल्ली, बहादुर शाह, जफर। जफर उनका पेन नेम था, वो पोएम वगैरह लिखते थे, वो जफर का, बहादुर शाह जफर या फिर जफर के नाम से लिखा करते थे उसको। नेक्स्ट है कानपुर, नाना साहेब। नाना साहेब वॉज द सन ऑफ द लास्ट पेशवा। जब 1818 में पेशवाशिप कैंसिल करी जाती है, अबॉलिश करी जाती है आफ्टर द लास्ट एंग्लो मराठा वॉर, तो जो वहां के लास्ट पेशवा हैं उनको भेज दिया जाता है बिठूर नियर कानपुर, और उनको पेंशन दी जाती है। लेकिन उनके मरने के बाद वो पेंशन भी खत्म कर दी जाती है। इसलिए नाना साहेब 1857 के रिवोल्ट में आते हैं। और बहादुर शाह जफर वॉज अ वीक मुगल रूलर विच admires to be the next supreme leader of India. So उसका जो ये ख्वाब था वो इसको आगे लेके आता है कि वो 1857 के रिवोल्ट में आगे बढ़े, जब मेरठ के सपॉइज उनको रीच आउट करते हैं उसके बाद। नेक्स्ट, इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, जैसे हमने पहले पढ़ा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसीज की वजह से, उनके जो क्लॉजेस थे उसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई के जो अडॉप्टेड सन थे उनको ब्रिटिश अथॉरिटी अलाउ नहीं कर रही थी एज अ प्रॉपर हायर ऑफ झांसी। नेक्स्ट, हायर ऑफ झांसी। नेक्स्ट, लखनऊ, बेगम हजरत महल। अभी हमने पढ़ा कि 1856 में अवध को कैप्चर किया जाता है। कैप्चर करने के बाद अब वो ब्रिटिश अथॉरिटी में आ गए, लेकिन वहां पे नवाब बैठाया जाता है, बिजरिस कादिर, वो वाजिद अली शाह के भाई होते हैं, बिजरिस कादिर को वहां बैठाया जाता है एज अ नवाब। बट बेगम हजरत महल वॉज वेरी एंग्री फ्रॉम दिस पॉइंट। उन्होंने
ब्रिटिश क्वीन को भी अप्रोच किया है उस चीज को लेके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस वजह से वो क्या करती हैं, लखनऊ से इस रिवोल्ट को लीड करती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे बिहार, बिहार में आरा में कुंवर सिंह, ही वॉज अ लैंडलॉर्ड और जमींदार फ्रॉम दैट, ये एक जमींदार थे वहां के, इनकी जमीन कन्फिस्केट कर ली जाती है, इनको जमींदारी से हटा दिया जाता है, इस वजह से ये रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट सेंटर ऑफ रिवोल्ट, जैसे हमने पढ़ा देयर आर मेनली, बहुत सारे सेंटर्स थे। नॉर्दर्न बेल्ट जो है इंडिया का वो पूरा कवर था, आप पंजाब के फार एरियाज को छोड़ दो तो और राजस्थान के फार एरियाज को छोड़ दो तो पूरा नॉर्दर्न बेल्ट टिल द बांग्लादेश रीजन, जो बंगाल में आता था बांग्लादेश रीजन, वहां तक पूरा कवर था, और सेंट्रल इंडिया भी कवर था। मेजर रीजन कौन कौन से थे इनके, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर एंड आरा इन बिहार। दीज वर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द रिवोल्ट। ये कोर सेंटर्स थे जहां पे बहुत हैवी लड़ाई होती है, वन ऑन वन फाइट हो रही है जहां पे। नेक्स्ट अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कहां पे था, क्या उसका रोल था, अलग अलग सेंटर, जो मेजर सेंटर हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। पहला है दिल्ली। एट दिल्ली द नॉमिनल एंड सिंबॉलिक लीडरशिप बिलोंग्स टू द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पे ये नॉमिनल लीडरशिप में थे, जो मेरठ से सेपॉयज आए थे वो उनको अपना लीडर मानते थे, और इनके रियल कमांडर थे, बहादुर शाह जफर वाज द लीडर बट ही वाज नॉट फाइटिंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ के जो रियल कमांडर थे वो थे जनरल बख्त खान, ये सेपॉयज को लीड कर रहे थे दिल्ली में। आफ्टर दैट लखनऊ, लखनऊ वाज द कैपिटल ऑफ अवध, हेडेड बाय बेगम हजरत महल, ये यहाँ पे लीड कर रही थी बेगम हजरत महल, और इनके जो सन थे बिजरिस कादिर वाज द न्यू नवाब ऑफ लखनऊ, नवाब ऑफ अवध। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बाय मुस्लिम एंड हिंदूज, सो द रिवोल्ट वाज नॉट अ रिलीजियस रिवोल्ट। मॉडर्न हिस्टोरियंस इसको एक रिलीजियस फैक्टर देना चाहते हैं, बट नहीं, इट वाज द रिवोल्ट ऑफ इंडियन पीपल, जो तंग आ चुके थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज से। नेक्स्ट कानपुर। एट कानपुर नाना साहेब and his adopted son of Pesha Bajirao II joined the role primarily because of deprived of his pension by the British and banished from Pune. इनके फादर को जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन भी खत्म कर दी जाती है, इसलिए ये रिवोल्ट में आते हैं। एंड कानपुर में सबसे मेजर, जो आप कह सकते हो बहुत बड़ी लड़ाई होती है कानपुर में, 1857 के रिवोल्ट की जो मेजर लड़ाई है वो कहाँ हुई, तो वो कानपुर में हुई। कौन इंडिया की तरफ से या फिर कानपुर की तरफ से, तो हमने पढ़ा नाना साहब लीड कर रहे थे, तात्या तोपे भी थे जो बाद में झांसी भी जाते हैं। ब्रिटिशर्स कैसे रिटेलिएट करते हैं इस चीज को, सो ब्रिटिश रिटेलिएट इन द कमांडिंग ऑफ सर ह्यू व्हीलर। सर ह्यू व्हीलर के कमांड में ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश आर्मी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो आर्मी थी वो रिटेलिएट करती है। एंड ऑन जून 27 1857, द सेम डे, एक दिन की लड़ाई, जून में 27 1857 में ये लड़ाई होती है, और नाना साहेब सरेंडर कर देते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है सेम डे पे। नेक्स्ट नाना साहेब को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, जो उनके बाकी जो अदर हैं उनको एग्जीक्यूट, नाना साहेब नेपाल भाग जाते हैं थ्रू द रूट ऑफ जंगल्स एंड मेनी अदर थिंग। नाना साहेब जो थे वो नेपाल भाग जाते हैं। उसके बाद जो इनके कमांडर है तात्या तोपे, वो लीड करते हैं, बट ही फ्लेड टू झांसी, वो झांसी चले जाते हैं बाद में, आगे हम देखते हैं झांसी चले जाते हैं वो, झांसी। यहाँ पे रिवोल्ट कौन लीड कर रही थी, तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। क्यों, रीजन मैंने बताया था, बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। इनके जो अडॉप्टेड सन थे इनके हस्बैंड के बाद, इनके हस्बैंड का नाम क्या था, तो हर हस्बैंड नेम वाज राजा गंगाधर राव। उनकी डेथ के बाद इनके जो अडॉप्टेड सन थे उनको ब्रिटिश अथॉरिटी लेजिटिमाइज नहीं कर रही थी एज अ ओरिजिनल रूलर, बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो उनकी पॉलिसी थी कि अगर नेचुरल बच्चा नहीं है, नेचुरल हायर नहीं है, तो हम आपको लेजिटिमाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे रानी ऑफ झांसी एंड तात्या तोपे, आफ्टर नाना साहब जब फ्ली कर जाते हैं अपना नेपाल, उसके बाद वो यहाँ आते हैं और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं, बट ग्वालियर वॉज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश इन जून 1858। ये लड़ाई चलती है, 1 साल तक चलती है, खिंचती है लड़ाई, कभी कभी ब्रिटिशर्स का
साइड हैवी होता है, कभी इंडियन साइड हैवी होता है, बट एट लास्ट ब्रिटिशर्स वॉन द बैटल। नेक्स्ट जो था हमारा बिहार, बिहार में कुंवर सिंह लीड करते हैं, ये रॉयल हाउस से लीड करते हैं जगदीशपुर की। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद वाज द अनदर आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट। ये मद्रास के नेटिव थे, बट ये यहाँ पे आके सेटल हुए और फैजाबाद से इन्होंने ये रूल किया। बट जो रिवोल्ट था वो मई में लॉन्च होता है 1857 में, और बहुत फेमस फेमस बैटल है लखनऊ के रेजिडेंसी की बैटल। लखनऊ में एक ब्रिटिश रेजिडेंसी है, वहां पे जो रेजिडेंसी, व्हाट रेजिडेंसी इज द एरिया वेयर द ब्रिटिश ऑफिशियल्स रिसाइड अंडर अ प्रिंसली स्टेट और समवेन, उसको ब्रिटिश रेजिडेंसी कहा जाता है। तो रेजिडेंसी में ब्रिटिश ऑफिसर रिसाइड कर रहे थे, वहां पे थे, एंड जो रिवोल्टर्स थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे, वो वहां पे अटैक कर देते हैं। इफ यू कैन गो टू द रेजिडेंसी ऑफ लखनऊ, आप अभी भी देख पाओगे जो बुलेट मार्क्स हैं वो वहां पे आपको पूरे नेचुरल तरीके से नजर आएंगे अभी भी। नेक्स्ट, बरेली, इन बरेली खान बहादुर आर डिसेंडेंट ऑफ former ruler of Rohilkhand. Rohilkhand was a part of it was not a part, it was basically an independent princely state somewhere between the Uttarakhand and UP border. जो आज का उत्तराखंड एंड यूपी बॉर्डर है, वहां पे रोहिलखंड हुआ करता था पहले। रोहिलखंड was natively established by the Afghans। जो नेटिव अफगान हैं वहां के, वो जब इंडिया आते हैं ड्यूरिंग द मुगल, लेट मुगल पीरियड, तब वो रोहिलखंड की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। Next, suppression and the revolt of 1857. The revolt was finally ended on September 20, 1857 when Delhi was captured by the British. John Nicholson was the leader of the siege, जो दिल्ली को वापस से रिकैप्चर करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, बहादुर शाह जफर को एज अ प्रिजनर ले लिया जाता है, एंड इनके दो सन को, इनके जो दो सन हैं उनको पब्लिकली शॉट कर दिया जाता है। कौन शॉट करता है उनको, तो लेफ्टिनेंट हडसन, लेफ्टिनेंट हडसन हिमसेल्फ शॉट देम। उनके दो बेटे होते हैं, उनको दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एंड बहादुर शाह जफर वाज इम्प्रिजन्ड इन द रंगून जेल, वहां पे वो मर जाते हैं एट लास्ट। और उसके बाद एट लास्ट समवेयर अराउंड 1857 के आखिरी में ही ये पूरा हो जाता है कि हाँ अब रिवोल्ट जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा, बट समवेयर इन द नॉर्दर्न बेल्ट, इन द डीप सेंट्रल इंडिया, ये रिवोल्ट अभी भी चल रहा था, जिसकी वजह से इसको कंप्लीट नहीं कहा जाता है। वो दिल्ली को सपोर्ट कर रहे थे, कभी कभी आते थे दिल्ली को सपोर्ट करने, जो ब्रिटिश चीज होती थी उनको तोड़ते थे। बट एट लास्ट ऑन द 28 सितंबर 1858 द ब्रिटिश वॉन एंड बहादुर शाह जफर वॉज इम्प्रिजन्ड इन रंगून, और फिर वहां पे एट लास्ट वो मर जाते हैं। नेक्स्ट, ये एक टेबल है, अगर आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली में कौन था, तो बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश ऑफिशियल कौन थे जो उनके अगेंस्ट थे, निकोलस, सन जॉन निकोलस। लखनऊ में बेगम हजरत महल, सर हेनरी लॉरेंस वाज द ब्रिटिश ऑफिशियल। नेक्स्ट, कानपुर नाना साहेब, सर कॉलिन कैम्बेल अगेंस्ट देम। झांसी एंड ग्वालियर, लक्ष्मीबाई एंड तात्या तोपे, जनरल ह्यू रोज। बरेली, खान बहादुर एंड सर कॉलिन कैम्बेल। Allahabad and Benares, Maulvi Liaquat Ali, Colonel Onsell was against them. Bihar, Kunwar Singh and William Taylor was the British official who. Why did the revolt of 1857 fail? ये कुछ points हैं. First है, and all Indian participation was absent. Only the northern belt of India participated, not all over the northern belt. सिर्फ पंजाब के बॉर्डर, राजस्थान के बॉर्डर से लेके बांग्लादेश जो आज का रीजन है, बंगाल वाला जो रीजन है, सिर्फ उतने ही लोग थे, उतने ही प्रिंसली स्टेट थे, और कुछ सेंट्रल इंडिया के। सदर्न इंडिया में तो रिवोल्ट गया ही नहीं। तो पूरे इंडियन कम्युनिटी, पूरा इंडिया अगर साथ खड़ा होता तो रिवोल्ट कुछ और होता, बट वो लोग साथ नहीं थे, इस वजह से ये रिवोल्ट फेल हो जाता है। हमारे पास इक्वल म्यूटिनी, म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं था अच्छा किसी भी रीजन का इंडिया में। नेक्स्ट, ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन। जो एलीट क्लासेस थे, जो एलीट रॉयल फैमिली के हाउसेस थे, लाइक राजस्थान के कुछ हाउसेस, जयपुर हो गया एंड बहुत अदर हाउसेस हो गए, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड जो मेजॉरिटी हाउसेस थे वो पहले ही वीक थे, तो वो तो सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेटेड इंडियंस ऑल्सो डिड नॉट सपोर्टेड दैट।
वो इसको एज अ बैकवर्डनेस की तरह देखते थे कि हाँ क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं इंग्लिश के अगेंस्ट, है ना। नेक्स्ट, poor arms and equipment and poor arms and equipment and uncoordinated and poorly organized. इंडियंस के पास मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे. ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स हैड द मॉडर्न वेपन्स, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, जिससे वो जल्दी एक दूसरे को इन्फॉर्म कर पाते थे. इंडियंस के पास वो सब एब्सेंट था. नेक्स्ट, हमारी जो आर्मी थी उनके पास एक दो लीडर्स, एक दो कमांडर्स, बट उनके पास पूरा एक स्टैब्लिश्ड आर्मी फंक्शन था. पहले एक आदमी होगा, उसके नीचे 4-5 सबऑर्डिनेट होंगे, उसके नीचे 7-8 सबऑर्डिनेट होंगे, फिर जाके सपॉइज होंगे. तो इन आ कोऑर्डिनेटेड मैनर वो लोग चलते थे. और अगर आप कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो देन यू कैन इजीली विन अ वॉर. इफ यू आर नॉट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, द डे from which you started the war is the day your loss is decided. Next, no unified ideology. किसी के पास कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी. राजा कुंवर सिंह वाज फाइटिंग बिकॉज ही वाज, उनको अपनी जमींदारी से हटा दिया गया. रानी लक्ष्मीबाई इसलिए थी क्योंकि उनको अपने बच्चे को, उनके जो अडॉप्टेड सन था, उसको एज अ रियल हायर नहीं चूज किया करने दिया जा रहा था. बैरकपुर का केस, वहां पे एक रिलीजियस केस था. एंड लखनऊ का केस, वहां पे बेगम हजरत महल के बेटे को आपने हटा दिया था. तो ये सबके अलग अलग पर्सनल इंटरेस्ट था सबका, किसी की शेयर्ड आइडियोलॉजी नहीं थी. नेक्स्ट, रिजल्ट क्या होता है? तो कंपनी रूल का एंड होता है. 1858 में क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन देती है इन द मंथ ऑफ नवंबर 1858 कि अब से जो इंडियन टेरिटरी अक्वायर करी गई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो अब ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आएगी. और अब जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश एम्पायर देखेगा. द proclamation was announced by Lord Canning at the Darbar in Allahabad. Now, Lord Canning जो थे पहले गवर्नर जनरल थे. Now he is promoted as the Viceroy of India. Next, रिलीजियस टॉलरेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. क्वीन विक्टोरिया अपने प्रोक्लेमेशन में ये कहती हैं कि अब से इंडियन जितने भी नेटिव है उनके रिलीजियस मैटर में ब्रिटिशर्स कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. कुछ भी नहीं होगा, जैसे वो चाहते हैं वो अपना रिलीजियस स्ट्रक्चर वैसे ही फ्रेम करें. नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. गवर्नर जनरल वाज रिप्लेस्ड बाय दैट ऑफ वाइसरॉय. राइट्स ऑफ इंडियन रूलर वाज रिकॉग्नाइज्ड. इंडियन रूलर्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबॉलिश कर दिया गया. The doctrine of lapse was abolished and right to adopt a son was legal. जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही अबॉलिश कर दिया गया तो आप एक अडॉप्टेड सन को लीगल हायर आप रख सकते हो. नेक्स्ट, मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन. पहले हमने देखा था कि 87% ऑफ द सोल्जर्स इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर इंडियंस. अब उसको घटा के 2:1 के रेशियो में कर दिया जाता है. 2 ब्रिटिश सोल्जर पे 1 इंडियन सोल्जर होना चाहिए बस. और आर्मरी, मॉडर्न वेपन्स इंडियन सोल्जर्स को नहीं दिए जाएंगे, ये भी डिसाइड होता है. कंक्लूजन क्या निकलता है? सो द 1857 रिवोल्ट वाज अनप्रेसिडेंटेड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में, जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इतना बड़ा अपराइजिंग होता है ना. इसके बहुत सारे कॉज थे, बट ये एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ही रह जाता है, जिसकी वजह से ये अच्छा इंप्रेशन नहीं दे पाता है. हालांकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रेशन ये देके जाता है ब्रिटिशर्स के अंदर कि आपको इंडिया का जो रिलीजियस फ्रेमवर्क है उन पे आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, एंड जो नेटिव्स हैं उनको कैसे डील करना है इसकी भी समझ ये रिवोल्ट देखे जाता है. तो 1857 का रिवोल्ट यहीं पे खत्म होता है. एंड आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो ये टॉपिक. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच.